तो आखिर ऐसा कौन सा राजनीतिक गणित है जो इस बात को एक्सप्लेन कर सके, जो हमें समझा सके कि आखिर बिहार में हुआ क्या है। कौन से ऐसे बड़े धुरंधर आए हैं राजनीतिक जिनको बिहार की जनता नहीं चाहती और चाहती थी और इतने उत्साह के साथ जाकर लाखों करोड़ों की तादाद में वोट दे दिया। एनडीए जो है वो महागठबंधन से एक बड़ा कुनबा है। एनडीए का सोशल आधार भी महागठबंधन से बड़ा है। इसलिए एनडीए को पिछले कई चुनावों से बिहार में 2-4% का एडवांटेज रहा है। कुछ चीज समझ आती है, कहना कठिन है, इससे ज्यादा क्या है। और आपकी तरह मेरी भी दिक्कत यह है कि ऐसी किसी चीज, ये इतना संवेदनशील मामला है कि जिसका प्रमाण यदि नहीं होता तो मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। जिसमें सड़क पे लोग कहते थे अरे मामा का जाने का टाइम हो गया, 20 साल हो गया, अब तो ये हुआ, और पता लगा बीजेपी 9% से जीत जाती है। मतलब भारी जीत बीजेपी। मेरे को आज तक समझ नहीं आया। हरियाणा का चुनाव बच्चा बच्चा कहता था सरकार पलटेगी और बीजेपी वापस सत्ता में आ जाती है, थोड़े मार्जिन से आती है। लेकिन जहां कांग्रेस की आंधी चलती हुई दिखाई देती थी वहां चुनाव बीजेपी के पक्ष में हो जाता है। महाराष्ट्र, जहां लोकसभा के बाद विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से गफलत की और अपनी जीत को हार में कन्वर्ट कर सकते थे, वो लोग इतना मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन 14% से हार जाएगा, इसका कोई प्रमाण मुझे सड़क पे नहीं मिला। और उस सूची में अब बिहार चौथे नंबर पे जुड़ गया है। जो असली सवाल है विपक्ष के सामने वो ये है कि आप मैच खेल रहे हैं, आपको पता है कि पिच आपके खिलाफ बनाई जा रही है, पिच ऐसी बनाई जा रही है जिसमें आपकी टीम हारे, और आपको पता है कि अंपायर पहले से मन बना के ग्राउंड पे आ रहे हैं। उसके बाद आप मैच खेलें या ना खेलें। आप ना खेलें तो लोग कहेंगे देखा भाग गए, आप खेलें तो लोग कहेंगे देखा हार गए। तो आप क्या करें? ये एक दुविधा इस देश के ऑपोजिशन के सामने आज है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज के बिहार का चुनाव नतीजा वो ऐसा है कि बिल्कुल दिमाग को मैं कहूंगी एक तरह से बौखला देने वाला है। बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बिहार की जितनी भी जो सामाजिक संरचना को अगर आप देखें और उसी के हिसाब से जो राजनीतिक दायरा है, उससे कभी भी और कहीं भी ये बात साबित नहीं हो रही है कि जो नतीजा आ रहा है कि आरजेडी, खासकर कांग्रेस पार्टी को एक तरफ किनारे रख लें, वीआईपी को एक तरफ किनारे रख लें, लेकिन आरजेडी की इतनी कम सीटें जितनी चिराग पासवान के आसपास नजर आ रही हैं। एक वक्त तो ऐसा भी आया कुछ मिनट के लिए जब खुद तेजस्वी यादव अपनी सीट नहीं जीत पा रहे थे। तो आखिर ऐसा कौन सा राजनीतिक गणित है जो इस बात को एक्सप्लेन कर सके, जो हमें समझा सके कि आखिर बिहार में हुआ क्या है। कौन से ऐसे बड़े धुरंधर आए हैं राजनीतिक जिनको बिहार की जनता नहीं चाहती और चाहती थी और इतने उत्साह के साथ जाकर लाखों करोड़ों की तादाद में वोट दे दिया। योगेंद्र यादव जी, आप तो एक जमाने से चुनाव को देखते रहे हैं। मैं चाहती हूँ अपनी सिफोलॉजी की किताबें जिन पर धूल खा रही है आप उन्हें वापस निकालिए और जरा हमें समझाइए। शुक्रिया अल्फा। बुजुर्ग होने के एक फायदा होता है कि मैं कह सकता हूं कि मैंने अब तक कम से कम 100 चुनावों का विश्लेषण तो किया होगा। ऐसे चुनाव याद हैं जिसमें हर कोई हैरान हुआ, ऐसे चुनाव भी याद हैं जहां हमने कुछ कहा, दुनिया हैरान हुई, बाद में हम सही साबित हुए। और संयोग से मुझे बिहार का 2010 का चुनाव याद है जहां एग्जैक्टली यही हुआ था। बिहार में 2010 में आपको याद होगा, नीतीश कुमार और बीजेपी के गठजोड़ को 206 सीट मिली थी, और इस वक्त मैं टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं तो 203 लगभग, मतलब वैसा ही आंकड़ा है। उस वक्त भी लोगों को जल्दी से विश्वास नहीं था। मैं भी पटना गया, मेरे तमाम दोस्त मुझे कह रहे थे नहीं नहीं तुम बाहर से आए हो, तुम्हें क्या पता है, ऐसा नहीं हो सकता इत्यादि। लेकिन अल्फा उन दिनों में घूमा था और मैंने देखा था, वो ये वक्त था जब 5 साल के लिए नीतीश कुमार ने बिहार का चेहरा बदल दिया था। हर व्यक्ति कहता था अरे मेरे गांव में सड़क आ गई, क्या बात कर रहे हैं आप सर। यादव परिवार में जाइए, जो कहता था कि नहीं वोट नहीं देंगे उनको, लेकिन नीतीश बाबू ने काम किया है। मुसलमान के पास जाइए, कहता था देखिए बीजेपी के साथ हैं, वोट तो नहीं देंगे, लेकिन ऐसा काम हमने देखा नहीं है जिंदगी के अंदर। तब जाके आपको 205 सीट आती है, 206 सीट आती है। सवाल यह है कि क्या पिछले 1 महीने से, पिछले 2 महीने से बिहार में ये सुन रहे थे आप?
सवाल है कि क्या किसी भी राजनीतिक टिप्पणीकार ने, किसी भी व्यक्ति ने घूमते घामते इस चीज को देखा? मैं अपने आप को इसका सबसे अच्छा विश्लेषक नहीं मानता, क्योंकि देखिए, मैं निष्पक्ष होने का दावा नहीं करता, ईमानदार होने की कोशिश करता हूं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैंने जाके प्रचार किया महागठबंधन के पक्ष में। फिर भी कोशिश करता हूं कि राजनीति करते वक्त ईमानदारी रखी जाए। तो मैं आपको ईमानदारी से ये बताता हूं कि जब मैं घूमा, भाषण देने के अलावा, प्रचार करने के अलावा समय मिलता है, तो पुरानी आदत है, तो किसी चाय की दुकान पे बैठ जाता हूँ, मूंगफली वाले के साथ बैठ जाता हूँ, कोई जूता गांठ रहा हो उससे काम बात करना शुरू कर देता हूँ। और ये तो मुझे स्पष्ट लगा, और मैंने आपसे कहा भी था कि एनडीए को स्पष्ट बढ़त है इस चुनाव में, इसमें कोई संदेह नहीं। स्पष्ट बढ़त होना और 205 सीट आने में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो परिणाम है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घुड़दौड़ हो और आप कहें कि ना, वो जो सफेद वाला घोड़ा है वो जरा तेज दौड़ेगा, देखना दूसरों से। फिर वो तेज ही ना दौड़े, दूसरों से 50 मीटर आगे निकल जाए, तो आप सोचते हैं कि अरे, इसको कोई स्टेरॉइड का इंजेक्शन तो नहीं दिया हुआ था, जीतना तो था इस घोड़े को। लेकिन ये क्या हुआ? कुछ वैसा ही मुझे इस वक्त महसूस हो रहा है। लेकिन योगेंद्र अगर जी, मुझे ये बताइए कि मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से तमाम तरह की आशंकाएं थीं कि एसआईआर को लेकर इस चुनाव में जितनी तादाद में वोट काटे गए हैं लोगों के, आप ही कह रहे थे कि 1 करोड़ काट लेते, लेकिन 60 लाख काट लिए, 65 लाख काट लिए। क्या मुझे ये भी बताइए कि क्या ये सब कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि यहाँ समझना ये जरूरी है कि कोई भी इस चुनाव में नया खिलाड़ी जनसुराज के अलावा, जो इसमें कोई एक हिस्सेदार ही नहीं है, वो एक पार्टिसिपेंट ही नहीं बन के निकले। एमआईएम को अभी सुनने में आंकड़ा बता रहा है कि 4-5 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब कि उन्होंने अपना पुराना आंकड़ा बरकरार रखा है, यानी उनको भी ऐसा नहीं है कि कोई नया वोट या नई सीट उनको मिल रही है। तो ऐसे में कौन सा ऐसा फिनोमिना है, एक्सेप्ट कि हम एसआईआर की बात करें, एक्सेप्ट कि हम धांधली। और मैं आपको ईमानदारी से ये बताना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं जो पॉलिटिकल, जो ये कंस्पिरेसीज होती हैं, कंस्पिरेसी थियरी में यकीन रखूं कि पूरा चुनाव रिग्ड है, सब चुनाव में धांधली हो रही है, ईवीएम मशीनें जो है हाईजैक की जा सकी हैं। मैंने कभी आज तक अपने कार्यक्रम में ये नहीं कहा कि ईवीएम मशीनें हाईजैक हो चुकी हैं, लेकिन आज मेरे जैसा व्यक्ति जो भारत के चुनाव की जो पूरी व्यवस्था है उसका पक्का बिलीवर है, वो भी आज मेरा फेथ हिल रहा है। आप सही कह रहे हैं यार, पर देखिए, जो साधारण एक्सप्लेनेशन है वो तो काम नहीं करती इस चुनाव में। पहली बात कि हुआ क्या, हमें एक्सप्लेन करना क्या है, पहले तो हम ये समझ लें। एनडीए, जैसा मैंने सुबह भी आपसे बातचीत में कहा था, मैंने कहा था कि देखिए, एनडीए जो है वो महागठबंधन से एक बड़ा कुनबा है। एनडीए का सोशल आधार भी महागठबंधन से बड़ा है। इसलिए एनडीए को पिछले कई चुनावों से बिहार में 2-4% का एडवांटेज रहा है, वो चीज समझ आती है। लोकसभा चुनाव में सामान्य से कुछ ऊपर उठ जाता है, तो वो 4 की जगह, 5 की जगह 8% का एडवांटेज आ गया। मैं समझ सकता हूं, लोकसभा, मोदी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, ये बढ़ जाता है। 8 का जो फासला था वो बढ़ के अब 11 हो गया है, या शायद 11 से ज्यादा हो गया है, 10 और 11 के बीच में कहीं पे है। अब ये जो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पर एनडीए को 8% की जो लीड थी, वो घटने की बजाय बढ़ गई है, एक ऐसी स्थिति में जहां उसका कोई कारण नजर नहीं आता। आपने ठीक कहा, जन स्वराज उसका कारण नहीं है। 3% वोट आया है, और जो वोट आया है उसमें एनडीए का भी है, महागठबंधन का भी है। ऐसा नहीं है कि केवल महागठबंधन के वोट गए हैं, ये बात गलत है। एमआईएम ने वोट काटे हैं, पिछली बार से 2 सूत ज्यादा काट लिए होंगे, लेकिन वो प्रमुख कारण नहीं हो सकता। एमआईएम की परफॉर्मेंस, जो लोग सोच रहे थे खत्म हो जाएगी, मैं भी सोच रहा था एमआईएम खत्म हो जाएगी, वैसा नहीं हुआ है। वहां एमआईएम ने कुछ वोट काटा है, लेकिन पिछली बार की तुलना में वो कोई बड़ी चीज नहीं। तो कुछ ऐसा है जो पिछली बार से अधिक है। वो अधिक क्या है, वो मुझे समझ नहीं आता। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो स्टीरॉयड, जो मैं अपने मुहावरे में कह रहा हूं, कि जो आगे था उसको कहीं कुछ स्टीरॉयड भी था। वो क्या था, मैं नहीं बता सकता। अभी मैं भी आपकी तरह ईवीएम पे एकदम छलांग नहीं मारना चाहता, क्योंकि वो सबसे आसान चीज होती है। कुछ चीजें हैं जो हमें बिल्कुल साफ दिखती हैं। जो दिखता है वो तो चुनाव आयोग का एक तरफा रुख, जो बिल्कुल स्पष्ट है, कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है। चुनाव आयोग कोई अंपायर नहीं है, खिलाड़ी है इस वक्त।
जो दिखता है वो वोटर लिस्ट से छेड़खानी है। अब उसके अंदर केवल एसआईआर नहीं, देखिए आप उसमें कई चीज देखिए। एसआईआर में तो जो हुआ कि जितने बड़े पैमाने पर धांधली का शुरू में कोशिश थी वो काफी हद तक रुक गई थी, क्योंकि प्रयास था 1.5-2 करोड़ वोट काट देने का। 65 लाख काटे, फिर उसको पलटना पड़ा उनको सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, और फाइनली 44 लाख हुए। मेरा अपना मानना अभी भी उसमें से है कि 44 में से 30 हो सकता है सही कटे हो, तो होगा 10-1 लाख का आगे ऊपर नीचे हुआ है। ये भी याद रखिए कि बहुत ज्यादा नाम जुड़े एसआईआर में। कुल मिला के एक कोई 25 लाख के करीब नाम जुड़े हैं। 21 लाख एक बार जुड़े थे और उसके बाद भी जुड़े हैं, 25 लाख जुड़े। वो नाम कैसे आनन फानन में जुड़े, किसके नाम जुड़े, अभी हमें पता नहीं है, बाद में पता लगेगा। लेकिन वो संख्या बढ़ी है, और जैसे मैंने आपके साथ ही शायद एक बार बताया था कि चुनाव आयोग की वेबसाइट बताती थी कि हमें नाम जोड़ने के लिए 16 लाख आवेदन मिले, और वो बताते थे कि 21 लाख नाम जुड़ गए। आवेदन 16 लाख है, जुड़ गए 21 लाख। तो इस तरह की चीजें हुई हैं। ये सब मामला है, ये हमें देखना होगा। अभी चलिए लेकिन ये क्या इससे अगले सब कुछ समझ आता है? इससे यही कुछ पूछना ज्यादा चाहती है हूँ। जो हम अभी कहना कठिन है, इससे ज्यादा क्या है। और आपकी तरह मेरी भी दिक्कत यह है कि ऐसी किसी चीज, ये इतना संवेदनशील मामला है कि जिसका हम्म, प्रमाण यदि नहीं होता तो मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। हम्म, बिना प्रमाण के बोलना बहुत ही वाहियात सी चीजें होती हैं जो बहुत लोग करते रहते हैं। लेकिन कुछ है जो समझ से परे है। जो मैंने सैकड़ों चुनाव देखे, उनमें से कुछ चुनाव ऐसे हैं जो समझ नहीं आते, और इसकी शुरुआत मैं करता हूं मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव, हम्म, जिसमें सड़क पे लोग कहते थे अरे मामा का जाने का टाइम हो गया, 20 साल हो गया, अब हम्म, तो ये हुआ। और पता लगा बीजेपी 9% से जीत जाती है, हम्म, मतलब भारी जीत बीजेपी। मेरे को आज तक समझ नहीं आया। हरियाणा का चुनाव, बच्चा बच्चा कहता था सरकार पलटेगी, हम्म, और बीजेपी वापस सत्ता में आ जाती है, थोड़े मार्जिन से आती है। लेकिन जहां कांग्रेस की आंधी चलती हुई दिखाई देती थी वहां चुनाव बीजेपी के पक्ष में हो जाता है। हम्म, महाराष्ट्र, जहां लोकसभा के बाद विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से गफलत की और अपनी जीत को हार में कन्वर्ट कर सकते थे, वो लोग इतना मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन 14% से हार जाएगा, इसका कोई प्रमाण मुझे सड़क पे नहीं मिला, और उस सूची में अब बिहार चौथे नंबर पे जुड़ गया है। जी हाँ। जहां मैं अखिलेश बीजेपी यादव का ट्वीट जीत आपके जाती मैं सामने मान सकता जी था। जी। हम्म जी हाँ। अखिलेश यादव का ट्वीट आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। वो ये कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि विपक्ष डिमोरलाइज पूरे तरीके से अपने को महसूस कर रहा था। हालांकि कहा जाए तो अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया बिहार में, इसके बावजूद भी कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि ही इवन डिड नॉट हैव अ मंकी इन इन दिस फाइट। उनका तो इस पूरे सर्कस में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अपने साथियों के लिए वो वहां गए और अब ट्वीट कर रहे हैं कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी यानी पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहेगा, भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। ये मैं समझ सकती हूँ, अपने कार्डर के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया है, लेकिन मैं आपसे इसको, इस मैसेज को डिकोड करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर जब तक कि राहुल गांधी कुछ नहीं कहते हैं इस पे, तेजस्वी कुछ नहीं कहते हैं, अखिलेश को मान लेते हैं कि एक तरह से वो एक विपक्ष की भावनाओं का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो मैं अब एक फॉरवर्ड लुकिंग आपसे दो सवाल पूछना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते हुए अब विपक्ष क्या कर सकता है, मुझे बताइए। ये कह रहे हैं कि हम पीपीटीवी, जनता जो है वो पीडीए जो है वो इसकी प्रहरी बनेगी, ये संभव भी है क्या? देखिए, अगर वो सोच रहे हैं बहुत अच्छी चीज सोच रहे हैं, बाकी छोड़ दीजिए। देखिए, विपक्ष का अधिकार है प्रश्न पूछना। तो वो पूछें, लेकिन मैं चाहूंगा कि बंद कमरे में वो थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकें हम्म, और देखें कि क्या कुछ वो कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। बिहार के हम्म, संदर्भ में मैंने सुबह आपको कहा ही था कि ये जो पूरा बिहार के गरीब गुरबा का जो एक कोएलिशन था वो केवल मुस्लिम यादव अलायंस बन गया। जब तक उस चीज को आप नहीं बदलेंगे तब तक एक दिक्कत रहेगी रहेगी। जब तक आप जंगल राज की जो पूरी कहानी चल रही है बिहार में, जिसको मानने वाले बहुत लोग हैं, जब तक आप उसको धोएंगे नहीं, मिटाएंगे नहीं, तो काम नहीं चलेगा। तो दोनों चीजों पे एक साथ आपको सोचना पड़ेगा। फॉरवर्ड लुकिंग, अखिलेश का ये कहना बिल्कुल सही है कि जैसे, और ये लगभग वही चीज है जो कि बंगाल में कर रहे हैं। कुछ दीदी के, क्या वो दीदी के दूत शायद उन्होंने नाम दिया है बंगाल में। हम्म, मतलब कि जब एसआईआर की प्रक्रिया हो उस वक्त हर बूथ में, हर गांव में आपका व्यक्ति खड़ा हो चेक करने के लिए, जो बिहार में नहीं हुआ था। सच बात यह है
कि बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां सो रही थी अधिकांश, जमीन पे बहुत कम काम कर पा रहे थे, जमीन से बहुत ज्यादा इनपुट नहीं मिल रहा था। तो अगर वो काम वो करते हैं बंगाल में और उत्तर प्रदेश में, सच आपको बताऊं मेरे को सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश की है कि उत्तर हम्म। प्रदेश में एसआईआर के नाम पे कुछ बड़ा खेल होगा। बंगाल में तो उसका विरोध होगा, बंगाल में भी बड़ा खेल होगा, लेकिन बंगाल में हर गली में उसका विरोध होगा। उत्तर प्रदेश में क्या उसका मुकाबला करने की तैयारी है? अगर अखिलेश के ट्वीट को मैं समझूं कि मुकाबला करने का पहला संकेत है, तो मैं इसका स्वागत करूंगा। जो असली सवाल है विपक्ष के सामने वो ये है कि आप मैच खेल रहे हैं, आपको पता है कि पिच आपके खिलाफ बनाई जा रही है, पिच ऐसी बनाई जा रही है जिसमें आपकी टीम हारे, और आपको पता है कि अंपायर पहले से मन बना के ग्राउंड पे आ रहे हैं। उसके बाद आप मैच खेलें या ना खेलें, आप ना खेलें तो लोग कहेंगे देखा भाग गए, आप खेलें तो लोग कहेंगे देखा हार गए। हम्म। तो आप क्या करें? ये एक दुविधा इस देश के ऑपोजिशन के सामने आज है। हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां आप ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा है, तो ऐसा सिस्टम बन गया है जहां ऑपोजिशन कभी जीत ही नहीं सकता। हम्म। देखिए, ये बात आप स्टालिन को कन्विंस नहीं कर सकते। स्टालिन क्योंकि चुनाव लड़ेंगे ये और ये बस यही सोच के यही लड़ेंगे कि भाई सवाल मैं तो यही जीतूंगा। सवाल मेरा आखिरी होने वाला था आपसे, यही बात कि तमाम दर्शक जो उस तरफ का दर्शक है जो ऑपोजिशन को वोट देता है वो बहुत ज्यादा इस वक्त नाउम्मीद है, और उसे अपनी वोट की ताकत में ही उसका पूरा विश्वास खत्म हो रहा है। वो कह रहा है कि ऑपोजिशन पार्टियों को चुनाव अब लड़ना ही नहीं चाहिए जब तक कि सिस्टम नहीं सुधर जाता। तो सवाल तो इतने आ रहे हैं योगेंद्र जी, जैसे मैंने कहा कि अगर ये क्लोज फाइट होती तो शायद इस चीज को हम समझ पाते कि ठीक है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती थी, लेकिन ये बिल्कुल एक देहाती भाषा में कहें तो सुपड़ा साफ तो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको। इसको सीधे सिस्टमिक प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, अदर देन जो आपने कहा ऑपोजिशन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अगर बीजेपी को 200 140 आती, 60 आती, 70 आती तो ठीक है, मतलब ये सब आप और मैं कौन होते हैं तय करने वाले कि भाई इतनी ही आए, इससे ज्यादा ना आए। लेकिन ये 200 से ऊपर की बात किसी को समझ नहीं आती है और इससे बड़े सवाल पैदा होते हैं। अब दिक्कत ये है जो मैं आपको कह रहा था कि आप स्टालिन को ये नहीं कह सकते कि आप तमिलनाडु में चुनाव न लड़िए, क्योंकि हम्म। उन्हें वो इस उम्मीद से लड़ रहे हैं कि हाँ भाई मैं तो जीतूंगा, और उनकी उम्मीद नाजायज नहीं है। हम्म। केरला में यूडीएफ और एलडीएफ को ये नहीं कह सकते कि आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव ही न लड़ो, असली चुनाव तो उन्हीं का है। हालांकि वो जानते हैं कि बीजेपी को मदद करने की कोशिशें होंगी वहां पे दोनों जगह पे। मैं समझता हूं बंगाल एक जगह है जहां इसका असली इम्तिहान होगा, क्योंकि बंगाल में बीजेपी हर हालत में बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश करेगी, सही तरीके से गलत तरीके से, हर तरह। और वहां एसआईआर में शुरू हो चुका है खेल होना, हम्म। और वहां उसका विरोध भी होगा। अगर बंगाल से ऐसा कुछ संदेश जाता है, ऐसी कुछ समझ बनती है बंगाल के आखिर में कि भैया जो कुछ भी कर लो जीतेगी तो बीजेपी, तब बैठ के ऑपोजिशन को सोचना पड़ेगा। तो ये अभी आने वाले राउंड में तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले राउंड के अंत में ऑपोजिशन को बैठ के इस पे विचार करना पड़ेगा कि उस मैच का क्या करें जहां पिच आपके खिलाफ है, अंपायर आपके खिलाफ है। वो मैच आपको खेलना चाहिए या नहीं? या और नहीं खेलना अंततः वो इस चाहिए। पे निर्भर करेगा कि हम्म। उस मैच में जीतने की संभावना क्या शून्य या शून्य के नजदीक हो चुकी है। अगर वो लेकिन आप है बंगाल तो बेवकूफी है बंगाल का उस चुनाव इंतजार को करने के लड़ना। लिए बंगाल का इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं आप? मैं बोल नहीं रहा, मैं जानता हूं कि उससे पहले कुछ होगा नहीं। हम्म। आज की तारीख में आप स्टालिन को कह नहीं सकते कि भाई आप हम्म। चुनाव मत लड़ो क्योंकि बिहार में ये हो गया है ना। स्टालिन जाहिर है चुनाव जी लड़ेंगे। जी तो जी मैं जी। समझता हूं कि एक लार्जर ऑपोजिशन की समझ बंगाल के चुनाव और वहां क्या होता है उस पर निर्भर जी करें। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। सवाल तो अभी मैंने जैसे कहा कि शुरू हुए हैं, अभी इसको सब बैठ के बैठना होगा, बोर्ड रूम में बैठना होगा। मुझे लगता है कि किताबें गणित की जो सब भूल गए थे उनको निकाल के फिर से देखना होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऑपोजिशन का ये घटता हुआ स्पेस किसी भी जो लोकतंत्रवादी व्यक्ति है, पत्रकार नहीं, सिफोलॉजिस्ट नहीं, कोई एक्टिविस्ट नहीं, कोई भी लोकतंत्रवादी नागरिक के लिए भारत के बेहद चिंता का ये विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार।